बिहार करंट अफेयर्स बाय कुमार विजय। इस कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। एक्सक्लूसिव बिहार करंट अफेयर्स, मैं कुमार विजय। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं क्रॉनिकल एकेडमी, जो 91 से बिहार में सिविल सेवा के बच्चों को मार्गदर्शन कर रहा है। और हमारा नारा है कि हम में है दम तभी तो 91 से टिके हैं हम। यह एक उपलब्धि है हमारी। आप भी समझ रहे होंगे कि जहाँ कोचिंग संस्थान खुलता है, बंद होता है, ताला बंद होता है, भाग जाता है, उस दौर में 91 से बाजार में टिके रहना कोई मामूली बात नहीं है। और हम में जब तक दम रहेगा, दम निकल जाएगा तो कोई बात नहीं, दम रहेगा तब तक हम लोग बाजार में हैं। चलते हैं हम लोग। बिहार में ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी सीमांचल के क्षेत्र में जा रहे हैं और वहाँ प्रवास करेंगे। सीमांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एरिया ऑफ कंसंट्रेशन या फोकस भी रहा, एरिया ऑफ फोकस इसको हम बोलेंगे, रहा है। और कुछ हलकों में यह बात कही जा रही है कि, और ये बात, इस बात में सच्चाई है कि बंगाल से बड़ी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन का माइग्रेशन बिहार और भारत में हो रहा है। और चूंकि दोनों का बॉर्डर पोरस है, यानी पोरस बॉर्डर का मतलब है कि जमीनी बॉर्डर है, तो हालांकि बहुत जगह फेंसिंग हुआ है, लेकिन पूरे बॉर्डर को मॉनिटर करना संभव नहीं होता है। प्लस सीमांचल के क्षेत्र में बांग्लादेश और बिहार के लोगों के कल्चरल आइडेंटिटी इतनी एक साथ है कि उनको बाइफरकेट करना, उनको अलग करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इंडिपेंडेंट डाटा के अनुसार भी बड़ी संख्या में उस एरिया में माइग्रेशन, या माइग्रेशन नहीं बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन, घुसपैठ हुआ है। क्योंकि जो इलीगल माइग्रेशन है उसको घुसपैठ कहा जाता है, इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। और बहुत सारे हलकों में यह भी है कि सीमांचल और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर एक अलग ऑटोनॉमस या अलग यूनियन टेरिटरी या कुछ भी बनाने की भी बात कही जा रही है। हालांकि इस बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो सभी लोग आप जानते हैं कि जो सीमांचल का एरिया है, उस एरिया में इस तरह का चीज़ है जो थोड़ा सा मुश्किल है। और चिकन नेक कॉरिडोर पर भी चर्चा होगी। चिकन नेक भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र में से एक है। इस पर पड़ोसी मुल्क की नज़र है। 22 किलोमीटर पतली पट्टी को डिस्टर्ब न कर देने से देश के 7 राज्य पर खतरा मंडराने का डर रहता है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि सुरक्षा के क्या उपाय हो सकते हैं। तो इस घटना पर सभी लोगों को नज़र रखना है। और राज्य बनाने का जो अधिकार है वो आप सब जानते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत एक्सक्लूसिव अधिकार केंद्र का है। राज्यों से केवल राय मांगी जाती है। एक और न्यूज है, जेपी गंगापथ कटाव रोकने के लिए दीघा से कलेक्ट्रेट तक नई सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी, जो बनाया जा रहा है। क्योंकि पटना शहर में उत्तर 3 से 5 किलोमीटर दूर गंगा का नया ठिकाना होगा। दीवार बनाने की योजना समग्र उद्यान का हिस्सा है। बिहार राज्य पथ विकास निगम के अधिकारियों के मुताबिक जेपी गंगापथ के उत्तर राजा पुल के सामने गंगा किनारे 10 एकड़ में बोटेनिकल गार्डन बनाने का कार्यक्रम है, जो आप यहाँ पर इसमें देख रहे हैं। वहीं सभ्यता द्वार के सामने बड़ा मैदान बनेगा और उसे गांधी मैदान के विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है। और इसके लिए मिट्टी भी भरी जा रही है। गंगा चैनल का भी जीर्णोद्धार होगा। जेपी गंगापथ के दक्षिणी गंगा चैनल का भी जीर्णोद्धार होगा। वह कुर्जी से सभ्यता द्वार तक होगा। इसमें कुर्जी के पास गंगा का साफ पानी लिफ्ट कर डाला जाएगा। पानी को नियमित अंतराल पर निकालने की भी व्यवस्था होगी। और दीघा के से सभ्यता द्वार तक अशोक राजपथ के किनारे 20 मीटर चौड़ी जमीन का स्मार्ट पार्किंग भी बनाया जाएगा। एक और न्यूज है, जेपी गंगापथ बनारस और फरक्का को जोड़ेगा। यानी जेपी गंगापथ जो आप किनारे आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग अपने शब्दों में मैरीन ड्राइव कहने लगते हैं, लेकिन मैरीन ड्राइव तो है नहीं, क्योंकि मैरीन ड्राइव समुद्र के किनारे के इलाकों को कहा जाता है जो बॉम्बे में है। तो एक प्रचलन है, चल गया, क्योंकि यहाँ तो समुद्र है नहीं,
लेकिन उसका सरकारी नामकरण जेपी गंगापथ है। और इस जेपी गंगापथ का विस्तार फरक्का से बनारस तक किए जाने का प्रस्ताव है। और जब ये बन जाएगा तो ये अल्टरनेटिव रूट होगा इतने बड़े इलाके को जोड़ने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा बात होगा, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या दिनों दिन बढ़ेगी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी। क्रॉनिकल एकेडमी ने इंटर पास, यानी जिन लोगों ने अभी एग्जाम दिया है इंटर का, इंटर पास करेंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, उनके लिए एक 4 वर्षीय कोर्स का मॉड्यूल तैयार किया है। इस कोर्स में हम लोग आपको यूपीएससी बीपीएससी के साथ आपके ग्रेजुएशन के सारे पेपर को भी पढ़ाएंगे। ग्रेजुएशन मतलब आर्ट्स विषय के पेपर को पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, ताकि आप जब ग्रेजुएशन पास करें तो आप अपने इच्छा अनुसार जो भी परीक्षा हो उस परीक्षा को दे सके। ये 4 इयर्स अपने आप में एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। अगला यूनिट है कि पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की तैनाती की जाएगी और जो बाल तस्करी रोकेगी। अब आज के समय में अचानक इस बात का बड़ा न्यूज में सब जगह आप देख रहे हैं, आ रहा है, बच्चा चोर गिरोह काफी सक्रिय है। हालांकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ल्ड वाइड फेनोमेना है। यूनिसेफ के द्वारा भी उस पर इनिशिएटिव लिया जाता है, सरकार के द्वारा भी इनिशिएटिव लिया जाता है, लेकिन यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, इससे सरकार भी चिंतित है और एयरपोर्ट पर भी इस तरह के सावधानी बरते जाने की बात के लिए ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की तैनाती की बात कही जा रही है। इसमें कहा गया है कि जो बच्चे अगर गायब हो गए और 4 महीने तक नहीं मिले, वैसे मामले का अनुसंधान जिला स्तर पर गठित यूनिट को सौंप दिया जाएगा। और आम लोगों से भी कहा गया है कि भ्रामक सूचना पर विश्वास नहीं करें। कुछ भी इस तरह की बात हो तो नजदीकी पुलिस स्टेशन को रोका जाए। गुमशुदा और बरामद बच्चों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मिशन वात्सल्य पोर्टल संचालित है। इसको याद रखना है, मिशन वात्सल्य पोर्टल संचालित है। इस पोर्टल पर गुमशुदा और बरामद बच्चों से संबंधित डाटा अपलोड किया जाता है। उक्त पोर्टल से बिहार में अब तक 1196 थानों की मैपिंग की गई है। ये सभी थाने सीधे इस पोर्टल पर विवरणी अपलोड कर देते हैं। पिछले साल बिहार से 14,699 बच्चे लापता हुए, इसमें 7,772 बरामद हुए। यह एक बहुत ही चिंताजनक मामला है और हर आदमी को इसमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, जो भी इसके प्रति जागरूक लोग हैं। यह भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज आइटम है जिसके बारे में आपको बढ़िया से जानकारी रखनी है। और इसमें जो भी बोला जाए, यार ये तो संभवतः हिंदुस्तान का है, इसमें जो भी न्यूज आप नहीं, जागरण का, दैनिक जागरण का ये कटिंग है, इसमें आप जो भी जानकारी हो सके वो इकट्ठा करें। आज के दैनिक जागरण में ये छपा हुआ है। ये बहुत ही प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों के कल्याण पर खर्च होगा एक बड़ा हिस्सा। 3,47,000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट में बच्चों के कल्याण के मद में 71,449 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें जो बिहार के वित्त मंत्री है विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने वो जानकारी दिया। वर्ष 2025-26 के तुलना में इस मद में 64,554 करोड़ का पीछे में प्रावधान किया गया था और इस बार 71,449 करोड़ का प्रावधान है। 10.9% की वृद्धि है। बाल बजट की शुरुआत 2013-14 के बजट में हुई, इसको याद रखना है। उस साल केवल 7,825 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इन्होंने कहा कि पहले बजट में प्रत्येक बच्चे पर औसत 1569 रुपये खर्च व्यय निर्धारित था। 23-24 में 11,919 रुपये हो गया, यानी जो 1569 था 23-24 में 11,919 रुपया हो गया। 2024-25 में पीएम श्री योजना शुरू की गई है, इसमें बाल बजट का हिस्सा बनाया गया है। इसी तरह स्कूलों में खेल की विभिन्न विधाओं को बढ़ावा देने के लिए
मसाल प्रतियोगिता, याद रखना है, मसाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस मद में खर्च होने वाली राशि के लिए विभिन्न विभागों में अलग अलग कोड भी सृजित किए गए हैं। बच्चों के अलावे महिला कल्याण को भी जेंडर बजट का हिस्सा बनाया गया है। राज्य के कुल बजट में जेंडर बजट का हिस्सा 18.40% है, याद रखना है 18.40% है जेंडर बजट का हिस्सा। 26-27 के बजट में हरित बजट, ग्रीन बजट के लिए 15,568 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 1.60% ज्यादा है। तो इसको आपको याद रखना है। ये सारा ये न्यूज आइटम दैनिक जागरण में आज के निकला हुआ है, और अभी इसको जो भी सुने आप इस सबको लिख लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। पुनः क्रॉनिकल एकेडमी में एनसीईआरटी का एक्सक्लूसिव बैच चलता है 6 से 12 क्लास के लिए। आज के ज़माने में एनसीईआरटी पढ़े बिना कोई भी सिविल सेवा की परीक्षा पास करना आपके लिए संभव नहीं है, इसीलिए इसको हम लोगों ने मदर ऑफ ऑल प्रिपरेशंस कहा है। और बार बार कहता हूं कि जिस तरह से एनसीईआरटी क्रॉनिकल एकेडमी में पढ़ाया जाता है, संभवतः देश के किसी भी, बिहार छोड़ दीजिए, देश के किसी भी संस्थान में नहीं पढ़ाया जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। विधानसभा की कुछ खबरें हैं। शराबबंदी पर विधानसभा में लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान चल रहा है। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना बेरोक टोक शराब की डिलीवरी कहीं भी हो जाती है, और अवैध शराब का करीब 10,000 करोड़ का काला बाजार बिहार में चल रहा है, विपक्षी सदस्यों ने कहा है। जाति जनगणना के बारे में भी सरकार की तैयारी है। 2027 में जाति जनगणना होना है, और इसके लिए मास्टर ट्रेनरों की नियुक्ति और मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी देने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। सड़क विकास के लिए भी सरकार ने घोषणा किया कि नए 6 लेन एक्सप्रेस वे की सौगात, जिसमें मुंगेर, सहरसा, बांका, मधेपुरा और खगड़िया जिलों को सीधा लाभ होगा। इसके अलावे जो महिलाओं के लिए हमने इसमें एक विशेष आपके लिए आज जोड़ा है। आज के करंट अफेयर्स में महिलाओं के लिए जो प्रावधान किया गया है और विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो जो इंटरव्यू देंगे लोग, वो भी जो प्रीलिम्स देंगे, वो भी जो मेंस देंगे, उन सभी लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इसमें महिला सशक्तिकरण को बिहार सरकार ने अपना आधार बनाए 7 निश्चय 3 योजना में। इसके तहत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसके तहत अपात्र महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। लखपति दीदी योजना, जीविका दीदियों के माध्यम से राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में 1.56 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के जरिए आर्थिक मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। लखपति दीदी योजना, इसको याद रखने। ई रिक्शा अनुदान, महिला चालकों को बढ़ावा देने के लिए ई रिक्शा और 2 पहिया व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर नगद अनुदान सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। यह भी महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ बिहार सरकार का मदद है। जेंडर बजट आवंटन, बड़ा निवेश महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर कुल 63,964 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 31.46% अधिक है। फिर महिलाओं के विकास के लिए सबसे अधिक राशि शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से खर्च किया जाना है। मॉडल स्कूल और हॉस्टल, प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूल और हर जिले में सुरक्षित महिला हॉस्टल बनाए जाने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण केंद्र, प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जहां प्रशिक्षक भी महिलाएं ही होंगी, यानी महिला ही महिलाओं को प्रशिक्षण देंगी। कन्या विवाह मंडप, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से मंडप बनाए जाएंगे, जिनका संचालन महिला स्वयं सहायता समूह ही करेंगे। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में
गरीब लोगों को अपने बच्चियों को ब्याह करने में परेशानी होती है, इसलिए वह स्थल उपलब्ध करवाया जाएगा। अब जैसा मैंने कहा कि जो प्रमुख योजनाएं हो गई, महिला स्वराज, स्वरोजगार, जेंडर बजट, शिक्षा और सामाजिक कल्याण, इन सब चीज़ों को देखिए, ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, और अभी जो इंटरव्यू दे रहे हैं लोग उनको भी काम आएगा। और हमारा बीपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें हम लोग 3 स्तरीय पढ़ाते हैं। पुनः इस तरह से बीपीएससी कोई भी संस्थान आपको नहीं पढ़ाता है। हम लोग पहले एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, फिर प्रीलिम्स पढ़ाते हैं और फिर मेंस पढ़ाते हैं। तो एक ही विषय आप कम से कम 3 बार पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी में तो आप एक टॉपिक ही 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं। तो इस तरह का कोर्स मॉड्यूल और किसी भी कोचिंग संस्थान का बिहार छोड़िए देश में नहीं है। अब हम लोग इसके अंत में एक विवादित मुद्दे पर आते हैं जिसने सारे देश में विवाद खड़ा कर दिया है। हाल फिलहाल के दिनों में एनसीईआरटी के किताबों में, उसके मटेरियल में भारी बदलाव की खबरें आ रही हैं, और नया एनसीईआरटी फिर आ भी गया है बहुत सारे विषयों का। उसी क्रम में एक एनसीईआरटी का किताब आया है जिसमें करप्शन इन जुडिशियरी पर एक टॉपिक आया। इससे यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके लिए बहुत नाराज हुए। एनसीईआरटी ने माफ़ी मांगी और उस किताब को फिर वापस कर लिया गया है। ये 8वीं क्लास की किताब थी जिसमें एक चैप्टर था करप्शन इन जुडिशियरी, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। इससे संबंधित थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पहले। ये सारा चीज एनसीईआरटी एक कार्यक्रम चला रहा है, पाठ्यक्रम में युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ द करिकुलम, और इसके तहत वो रैशनलाइजेशन के नाम पर एनसीईआरटी की किताबों के बहुत सारे किताबों से बहुत सारे चैप्टर्स हटा रहा है। एनसीईआरटी का अपना एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर लोग विरोध भी कर रहे हैं कि आप इसमें बदलाव में अपने किसी निहित या छुपे हुए एजेंडे को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो ताज़ा विवाद है, जो किताब है 8वीं क्लास की है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसमें एक अध्याय है, 8वीं क्लास की किताब है, समाज में न्यायपालिका की भूमिका, और उसी में करप्शन इन जुडिशियरी एक टॉपिक है। इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं कि भ्रष्टाचार है, मुकदमों का भारी बोझ है, जजों की कमी है। इन सारे मुद्दों पर उसमें डिस्कस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इसे संस्थान को बदनाम करने वाला बताया और एनसीईआरटी से इसका विरोध जताया और इसे तुरंत वेबसाइट से हटा लेने के लिए कहा, और जो छप गई हैं प्रतियां उसको भी वापस करने के लिए कहा गया। ये जो घटना घटी है, इस घटना में और भी पृष्ठभूमि है, लेकिन यह बात हर आदमी को समझना है कि आज का जो हमारा भारत है, जहां सरकार के जो 3 अंग हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशियरी है। एग्जीक्यूटिव की क्रेडिबिलिटी क्या है, लेजिस्लेटिव की क्रेडिबिलिटी क्या है? अगर इस देश में लोगों का विश्वास है तो वह जुडिशियरी पर एक आंख मूंदकर कोई भी आदमी विश्वास करने का प्रयास करता है। सरकार को भी जब विवादित मुद्दों पर कुछ करना होता है, करवाना होता है, तो वह जुडिशियरी की शरण में जाती है और वहां कहा जाता है कि जब जुडिशियरी ने, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया तो इसमें विवाद करने का कोई स्कोप नहीं बचता है, और इस तरह से सरकार बहुत सारे विवादों से बच जाती है। वैसे में अगर जुडिशियरी भी बदनाम होने लगेगी और लोगों का विश्वास जाने लगेगा, तो हम विश्व के बहुत सारे देशों में जो डेमोक्रेसी को फेल करते हुए देखते हैं, वह लक्षण कहीं भारत में भी न आ जाए। जब लोगों का विश्वास सरकार की सभी संस्थानों से उठ जाएगी, तो ये हमारे विचार से जुडिशियरी पर वो टॉपिक शामिल किया जाना उचित नहीं था। हो सकता है कुछ हो, लेकिन यह किताब में शामिल किए जाने लायक चैप्टर नहीं था।
सरकार के एनसीईआरटी के या सरकार कहें या एनसीईआरटी कहें, उसके द्वारा हाल के 1-2 वर्षों में बहुत सारा विवादित काम किया गया है। जैसे इन लोगों ने 12वीं के इतिहास की किताब से मुगल दरबार और उनके शासकों के बारे में विभिन्न अध्यायों को साफ खत्म कर दिया है। बाबरी मस्जिद और अयोध्या पर 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब में बाबरी मस्जिद का नाम हटाकर 3 गुंबद वाली संरचना कर दिया और घटनाक्रम को बहुत छोटा कर दिया। इसे आरोप लगा कि आलोचकों का कहना है कि आप इतिहास को एक तरफा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि और भी लोगों का पक्ष है जो कहते हैं कि पहले एक तरफा दिखाते थे। यह राजनीति में आरोप बनता बिगड़ता रहेगा। इतिहास इंटरप्रिटेशन का चीज है। फैक्ट पर आधारित विषयों को भी लोग अपने अनुसार उसका नैरेटिव बना देते हैं। यह सभी लोगों की विचारधाराओं पर निर्भर होता है कि आप उस नैरेटिव को कैसे बनाते हैं, कैसे ले जाते हैं। लेकिन जो समझदार आदमी होता है वो समझते रहता है कि कौन आदमी क्या बोल रहा है और जो बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। तो बच्चों के लिए भले मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो ग्रोन अप है उनके लिए यह मुश्किल बात नहीं होगा। इसी तरह से कई जो और विवाद के मुद्दे रहे, जैसे विज्ञान की किताब में सरकार ने 10वीं क्लास के किताब से डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत और पीरियोडिक टेबल जैसे महत्वपूर्ण अध्यायों को हटा दिया है। इसी तरह से गणित की किताब का नया नाम गणित प्रकाश है। तो तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने इसका विरोध किया है। इसी तरह से कक्षा 8 की किताब में मराठा साम्राज्य के नक्शे में जैसलमेर को शामिल करने पर इतिहासकारों ने आपत्ति व्यक्त की है। हालांकि उस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है। क्षेत्रीय इतिहास में अहोम साम्राज्य और पाइक विद्रोह जैसे क्षेत्रीय गौरव के विषयों को कम महत्व देने का भी आरोप लगा है। दूसरी तरफ एनसीईआरटी का कहना है और शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह भारत सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप बदलाव किया जा रहा है। कई चीजें अलग अलग कक्षाओं में बार बार पढ़ाई जाती हैं। छात्रों के लिए विषय बहुत जटिल हो जाता है, उन चीज़ों को हटाया गया है। और वर्तमान संदर्भ में बहुत सारी जानकारियों को जरूरी नहीं रखना, इसलिए भी हटाया गया है। तो एनसीईआरटी का अपना पक्ष है। साथ ही आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हमारा एक और चैनल है राजनीति नामा बिहार का। उस चैनल पर हम लोगों ने 22 मार्च बिहार दिवस है तो बिहार से संबंधित सीरीज हम बिहार हैं शुरू किया है और बिहार निर्माण के विभिन्न दौर से गुजरते हुए जानकारी देते हुए हम जा रहे हैं। तो राजनीति नामा हिंदी में लिखा जाता है यूट्यूब पर बिहार का, उसे भी सब्सक्राइब करें। वो आपकी जानकारी को और बिहार के बारे में जानकारी को इनरिच करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।